स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा बाल विकास है। आज हम लोग आपको बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि पिछले साल के सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको आप लोगों को हम अच्छे से करवाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। व्यक्ति का जो विकास होता है उसकी प्रक्रिया के बारे में ये जो कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है हमारा कि विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। दूसरा हमारा क्या है, या केवल व्यक्ति की अनुवांशिकता से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। या लास्ट ऑप्शन हमारा विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो गया वो है हमारा थर्ड, कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सब देख सकते हैं कि क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे तो सभी लोग जानते होंगे, तो जीन पियाजे के अनुसार उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। तो क्या लिखा है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो क्या क्या है जो जैसे है, क्या क्या लिखा हुआ है, निम्न में से क्या क्या चीजें हैं, प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण या संरक्षण। इन चारों में से जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण होता है उसमें बच्चे क्या कर पाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा सेकंड वाला, प्रतीकात्मक खेल। तो प्रतीकात्मक खेल इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का। तो जो कोलबर्ग का है उसमें नैतिक विकास का जो सिद्धांत था उस मॉडल में कौन सी चीज सम्मिलित है, अभिलक्षण, कौन सा अभिलक्षण। तो पहला क्या है, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। दूसरा है ऑप्शन, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। थर्ड है, नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। और लास्ट हमारा ऑप्शन है वो है, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्या लिखा है कि नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए जितने भी है जो थे जिन्होंने जो अपने अपने अलग अलग जीन पियाजे, ले वाइगोस्की, कोलबर्ग, इन सब के बारे में ज़्यादा पूछा गया था पिछले साल ऑनलाइन एग्जाम में। तो आप बच्चों इन सब की प्रिपरेशन अच्छे से करिए और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, तभी आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी पार्ट मिस ना करिएगा, फॉरवर्ड करके ना देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं और इसी से क्या सारे क्वेश्चनों का रिवीजन भी होता रहता है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो अच्छे से पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं बाल विकास की पेडागॉजी के। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल लेव वाइगोस्की के अनुसार किसके लिए करना चाहिए, अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, या केवल अध्यापन के लिए, या केवल मूल्यांकन के लिए, या प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट आंसर है कि अध्यापन और मूल्यांकन दोनों के लिए ही समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जितने भी हैं, तो आप आज पूरे अच्छे से बिल्कुल वीडियो को देखिएगा। और अगर हमारे क्वेश्चन और कंटेंट आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि और भी अच्छे से जुड़कर सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। तो देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, ज़्यादा जिन्होंने आविष्कार किया था, जिन्होंने जो खोज की हैं उन पे ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें लेव वाइगोस्की के अनुसार
अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अवलोकन अधिगम, पाण, द्वंद्वात्मक या अधिगम या अनुकूलम। तो जो इसका देखिए राइट आंसर है वो है हमारा पाण। क्या है? पाण। पाण कौन सा है? हमारा सेकंड ऑप्शन। तो देखिए पाण होता क्या है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाण होता क्या है। पाण का मतलब क्या है? तो पाण ये होता है कि जो बच्चे की क्षमता को बढ़ाते हैं, सही समय पर उसका सही मात्रा में सही प्रकार से उसकी सहायता प्रदान करते हैं, तो वही चीज क्या होता है? पाण कहलाता है। जैसे यहाँ क्या आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है ताकि बच्चा आगे भी उस चीज को कर सके, उसे और आगे बढ़ा बढ़ा सके, पूरा उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, क्या उसकी समझ को क्या बढ़ावा देना, जो सोच है उसकी समझ है उसे उसकी क्षमता को बढ़ाना कि वो उसकी चीज को सोच सके कि आधा हल किया हुआ है तो ये पूरा हल कैसे होगा। ठीक है, तो इसका पाण का मतलब यही होता है क्या कि क्षमता की जो बच्चे हैं उसकी क्षमता को बढ़ाना सही समय पर, तो वही क्या कहलाता है? पाण। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के क्या कह रहा है कि कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। क्या लिखा है कि कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि विशिष्ट उपलब्धि वर्ग के सम्मेलन के, या नेक्स्ट हमारा मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करने के, या परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, या अभिसारिक चिंतन करने के। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड कि मौलिक अधिखोज और सोच को प्रोत्साहित करने के, तभी सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा विद्यार्थियों में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर हमारा? सेकंड, मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करने के। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, या विद्यालय के लिए असुविधाजनक है, या बच्चों को एक दूसरों के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। यह हमारा लास्ट ऑप्शन है, बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो देखिए जो इसका हमारा राइट आंसर है वो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है कि बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, या को की जगह लिख लीजिए हो सकती है। ठीक है, तो क्या लिखा है इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग बता देते हैं कि कल हम आप लोगों के लिए केवीएस का सिलेबस लेके आएंगे और उसको अच्छे से समझाएंगे कि केवीएस की प्रिपरेशन किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो जिनका जिनका सीटेट निकल चुका है वो केवीएस की अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। हम केवीएस के भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो कल हम आप लोगों को सबसे पहले केवीएस की जो सिलेबस है उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे कि कैसा सिलेबस होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो बिल्कुल अच्छे से जो हमारी वीडियो को देखिएगा और कल की वीडियो के लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा जबकि केवीएस का सिलेबस आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है। 1.5 से 2.5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा जो द्विशब्दी उच्चारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है। वाचन का अधिविस्तारण, या तार प्रसिद्ध वाचन, या नववाद, या पखवाद। तो देखिए जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है क्या? तार प्रसिद्ध वाचन, ऑप्शन नंबर 2। तार प्रसिद्ध वाचन कहते हैं कि जो कि है जो हमारा क्या होता है, कौन से होते हैं, जो हमारे 1.5 से 2.5 साल के बच्चे जो बोलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तार प्रसिद्ध वाचन। तो तार प्रसिद्ध वाचन क्या कहलाता है? जो 1.5 से 2.5 साल बच्चों द्विशब्दी उच्चारण होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? यह कथन किस चीज के लिए दर्शाता है? तो पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। तो ये लैंगिक विभेदीकरण कहलाता है, या लैंगिक रूढ़िवाद कहलाता है, या दोनों लिंगों के बीच आनुवांशिक भेद कहलाता है, या लैंगिक स्थिरता कहलाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन बहुत ही सरल सा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये हर बार कुछ ना कुछ बुद्धि लब्धि वाले, कोई ना कोई साइंटिस्ट के, और ये लैंगिंग वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। बहुत रूढ़िवाद होते हैं, जो क्या कंपैरिजन होता है पुरुष में और महिलाओं में। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या? लैंगिक रूढ़िवाद।
लैंगिक रूढ़िवाद इसका क्या है हमारा राइट ऑप्शन, कि पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या कहलाता है? रूढ़िवाद, लैंगिक रूढ़िवाद। तो चलिए आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत पूछे जाते हैं, इसका कोई ना कोई जरूर आता है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इस पे जरूर एक ना एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्या पढ़ने से संबंध हो सकता है, लेखन से संबंध, और गणित वाला गणितीय। अगर सबसे सिंपल होता है गणितीय पहचानना, कि गणित क्रियाओं का पूछा गया है तो क्या गणितीय वाला होगा। तो क्या क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले पढ़िए कि पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। तो बहुत ही सिंपल सा है, जहां देखिए गणितीय वहां क्या हो जाएगा, गणितीय वैकल्य। क्या गणितीय वैकल्य क्या कहलाता है, या गणित डिसकैलकुलिया भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। जैसे डिस्ग्राफिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, वैसे ही डिसकैलकुलिया कहते हैं किसे, गणितीय वैकल्य को। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, कि डिस क्या गणितीय वैकल्य हो सकता है। गणित अगर वो गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, तो इसका सिंपल सा और डायरेक्ट आंसर है गणितीय वैकल्य। तो देखिए आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम में आएंगे। किसमें? ऑनलाइन एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अब जो सीटेट आने वाला है, डेट निकल ही आएगी जल्दी, तो आप लोग अच्छे से बिल्कुल प्रिपरेशन करिए ताकि आप लोगों का अच्छे से निकल जाए। तो हम जो भी आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, आप रोज का रोज पढ़िए ताकि आप लोगों के अच्छे से प्रिपरेशन हो सके सीटेट की। और केवीएस की भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो उसके भी जो लोग बच्चे केवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से इस पर प्रिपरेशन कर सकें। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ढेर सारे हमारे वीडियोस को शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जुड़ें और इसका फ़ायदा उठा सकें, जो भी हम पढ़ा रहे हैं सीटेट के लिए और जो केवीएस के लिए पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अपना ख्याल रखिए।